बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज बात करने वाले हैं 12th क्लास के जो बच्चे जिनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है 12th का, उनके लिए ऑब्जेक्टिव का। तो फिजिक्स ऑब्जेक्टिव है। इस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम स्थिर विद्युत से रिलेटेड करीब 50 क्वेश्चन के आसपास लाए हैं। तो हम इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को एग्ज़ाम से पहले सभी चैप्टर का वीडियो हम उपलब्ध करा देंगे। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, उस सभी को हम लाएंगे अपने चैनल पर बारी बारी से। ये फिलहाल स्थिर विद्युत का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम फिलहाल करीब 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो कोशिश रहेगा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके हम बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान पूछा गया है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है ये बताना है। तो जब हवा की बात करते हैं तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान जो है O1 होता है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। एप्सिलॉन आर का मान हवा में O1 होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को हम लोग, तीव्रता को हम लोग लिखते हैं आवेश, बल बटा आवेश। तो इसीलिए हम बल को क्या लिखेंगे? Q इंटू ई लिखेंगे। मतलब फोर्स इज इक्वल चार्ज मल्टीप्लाई बाई इंटेंसिटी। मतलब तीव्रता बल को हम लिखेंगे Q इंटू ई, जहाँ Q चार्ज है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। Q इंटू ई यहाँ दिख रहा है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स भी पूछा जाता है और चुंबकीय फ्लक्स भी पूछा जाता है। तो दोनों को ध्यान से देखिए और याद रखिए। याद नहीं रखिए बल्कि कितना चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। कुछ चीज़ें जो है जो सोल्व होने लायक है उसे आप सोल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए विद्युत फ्लक्स पूछा गया है। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं। फाई इज इक्वल ई इंटू ए कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा मात्रकहीन और विमाहीन है, तो हमको बस यहीं से देख लेना है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तीव्रता बराबर बल बटा आवेश होता है। बल को न्यूटन में, आवेश को कूलाम में। न्यूटन बटा कूलाम लिख दिए। और एरिया है तो इसके लिए हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसे हम चेंज करेंगे। देख लीजिए, ओम मीटर है, एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट पर मीटर है। तो इनमें से कोई नहीं है। वोल्ट के रूप में अगर हम व्यक्त करेंगे तो V इज इक्वल W/Q होता है। W/Q मतलब W को हम लोग लिखते हैं कार्य। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, यानी न्यूटन मीटर बटा में कूलाम हो जाएगा। तो बल के लिए न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर बटा कूलाम। स्क्वायर है मीटर का, तो न्यूटन मीटर बटा कूलाम इंटू मीटर। अगर इसी को हम क्या लिख दें, इसी को न्यूटन मीटर बटा कूलाम को वोल्ट लिख दें तो हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो इसका जो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्रति कूलाम बोल सकते हैं। अगर इतना ना बोलेंगे तो इसी को हम वोल्ट मीटर बोल सकते हैं। तो वोल्ट मीटर कहीं दिख रहा है, वोल्ट मीटर आपका सी में दिख रहा है। तो ये है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं। संबंध है ये Q इज इक्वल एनी। Q इज इक्वल एनी आवेशों का क्वांटमीकरण कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा n का मान संभव नहीं है? तो n एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ऑप्शन देख करके इसका जवाब देना है। 4 सही है, पूर्ण संख्या है। 8 भी सही है, परंतु ये दिख रहा होगा 4.2 है, ये नहीं होगा n का मान। तो जो मान नहीं हो सकता है उसी का जवाब देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा जो पॉइंट में है वो 4.2। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व की बात कहा है तो
पृष्ठ घनत्व जो है आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है। एक रैखिक आवेश घनत्व होता है, एक पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, एक आयतन आवेश घनत्व होता है। रैखिक कहाँ पे लागू होगा? तो पतले तार के लिए रैखिक आवेश घनत्व। अगर आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन पृष्ठ पर हो रहा है, क्षेत्रफल पर हो रहा है, पूरे क्षेत्र में हो रहा है, तो वहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर त्रिविमीय वस्तु पर आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे जो है आयतन आवेश घनत्व होता है। तो यहाँ बात कहा गया है पृष्ठ आवेश घनत्व का, तो पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। तो आवेश बटा क्षेत्रफल या कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। आवेश घनत्व 3 है, एक लैम्डा से लिखा जाता है रैखिक आवेश घनत्व, सिग्मा से लिखा जाता है पृष्ठ आवेश घनत्व, और रो से लिखा जाता है आयतन आवेश घनत्व। तो इसे हम किस चीज़ से लिखेंगे? तो सिग्मा से लिखेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व आवेश बटा क्षेत्रफल, कुल आवेश और कुल क्षेत्रफल, बस आवेश बटा क्षेत्रफल यही आपका है। कुल आवेश बटा कुल आयतन आ जाएगा आयतन आवेश घनत्व में, और कुल ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। अब पूछा है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है? आपेक्षिक परावैद्युता क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, आपेक्षिक परावैद्युता की बात कहा है तो हम लोग ई एप्सिलॉन इज इक्वल बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर बात कहा गया है एप्सिलॉन आर का, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आप देख सकते हैं, तो ये ए में है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। पानी का परावैद्युतांक याद रखिएगा, पानी का परावैद्युतांक 80 होता है, धातु का अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। 80 कहीं दिख रहा है तो यही हो जाएगा, ये हवा का है, तो पानी के लिए 80 हो जाएगा आपका राइट आंसर। हाँ जी, ज़रा ये देखिए ये कहाँ पे आया था इस प्रकार की राशि, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा है। तो हम लोग पढ़े थे F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कूलाम के नियम में, और K का जो मान पढ़े थे 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और जो K का मान था K को ही हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल K इज इक्वल 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9 गुना 10⁹, पहला ही हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी पहला आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवेश का बीमा पूछा है। आवेश से आप लोग सभी लोग वाकिफ़ हैं। आवेश को Q लिखते हैं, Q इज इक्वल आई इंटू टी होता है। I मतलब धारा एम्पियर में, और टाइम T AT होता है। अगर ऐसा है तो ठीक है, और नहीं है तो ऐसे देखिए M0 L0 T और उसके बाद A, तो AT कहीं दिख रहा है तो आपका ये ब्रैकेट में रखना है, बड़े ब्रैकेट में, यही आंसर हो जाएगा। एप्सिलॉन 0 का मात्रक पूछा गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा गया है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ये लाइट कहाँ से आ रहा है? लाइट ऊपर में, वो लाइट उधर से ऑफ कर दो, तो उसको टेबल पर चढ़ के करना, वही वाला दिख रहा है, देखो तो जल्दी चढ़ो ना उस पर, देखते हैं कहाँ सही है। हाँ नहीं, लाइट ख़त्म नहीं हो रहा है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं चल रहा है, जला दो, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, पता नहीं कहाँ से। अच्छा ये बाहर में जल रहा है ना, वहाँ से आ रहा है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट आपको दिख रहा होगा, बाहर में क्लास के बाहर में लाइट जल रहा है ना, वहाँ से अब लाइट आ रहा है। और शीशा जो है अंदर से पारदर्शी है,
तो इसीलिए अंदर से दिख जाता, बाहर से भले अपारदर्शी है लेकिन लाइट आ जा रहा है। चलिए देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा गया है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा ज़रा देखिए। एप्सिलॉन नॉट की बात कहा गया है, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल, पढ़ते हैं 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हमें बात करना है केवल इसका, तो हम बात इसकी छोड़ देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। 1/एप्सिलॉन नॉट इसकी भी बात छोड़ देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है। तो बात करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसे अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो कूलम ऊपर चल जाएगा, बाकी चीज़ें नीचे आ जाएगा। कैसे? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा कहीं है तो ठीक है, तो कूलम स्क्वायर, देखिए इस ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो इसे थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखिए एक वोल्ट में दिख रहा है और एक फर्मी है, न्यूटन प्रति मीटर है। तो देख लेते हैं इसको हम चेंज करके, और क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं जो जहाँ तक अगर होगा तो हम लोग इससे पहले वोल्ट के बारे में क्या पढ़े थे? वोल्ट के बारे में पढ़े थे न्यूटन मीटर बटा कूलम। तो न्यूटन मीटर बटा कूलम पढ़े थे। अगर इसे हम लिखते हैं कूलम बटा न्यूटन मीटर बराबर हम 1/वोल्ट कर देंगे। अगर उल्टा करेंगे तब, क्योंकि इसमें एक हमको दिख रहा है 1/वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे कूलम स्क्वायर है, थोड़ा सा इसे हम ऊपर करते हैं, इसे हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे और देखिएगा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कूलम इंटू कूलम बटा न्यूटन मीटर इंटू 1/मीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कूलम और कूलम को गुना करेंगे तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हम इसकी बात करते हैं, कूलम को कूलम रहने देते हैं, कूलम प्रति न्यूटन मीटर, कूलम ऊपर में न्यूटन मीटर नीचे में, इसको हम प्रति वोल्ट कहेंगे। तो इसको हम प्रति वोल्ट कहें यानी 1/v कर दिए इंटू 1/m। तो ये हो गया ऊपर में कूलम और बटा में वोल्ट मीटर। तो कूलम यहाँ पे कूलम वोल्ट इन्वर्स है, कूलम, तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कूलम वोल्ट इन्वर्स और मीटर इन्वर्स, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देना है जो छूटा हुआ है, कूलम वोल्ट इन्वर्स और मीटर इन्वर्स। नहीं तो एक चीज़ और इससे बन सकता है कूलम बटा वोल्ट C/v। तो C/v को हम लोग C बराबर पढ़ते हैं Q/v, इसको क्या बोलते हैं? फैराड बोलते हैं। यानी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, अगर ऐसा है तो ये सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो देखिएगा कूलम बाई वोल्ट को फैराड कहा जाता है, कूलम बाई वोल्ट को हम फैराड कहेंगे। तो फैराड हो गया और नीचे में मीटर है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, कूलम बाई वोल्ट, इतना दूर को फैराड कह देंगे, तो फैराड नीचे मीटर है, तो इसी को हम फैराड मीटर इन्वर्स बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सी ऑप्शन नहीं होगा, सी में अगर मीटर इन्वर्स रहता तो ऑप्शन सी सही हो जाता। तो थोड़ा सा जहाँ पे ज़रूरत आए तो फार्मूला के अकॉर्डिंग उस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसी दूरी पर अवस्थित यानी स्थित, किसी दूरी पर स्थित, किसी दूरी पर स्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। चलिए, दो गो आवेशित कण है, दोनों के बीच की कुछ न कुछ दूरी हमने R मान लिया, लगने वाला बल F है। अब कहता है कि दूरी आधी दी जाती है तो बल के मान क्या होगा। अब मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है,
तो हम F बराबर लिखेंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है सब कुछ वही है, दूरी को हम आधा कर दिए, तो नए बल को हम F1 मान लेते हैं, तो Q1 Q2 वही है, दूरी आधी कर रहे हैं, तो R बाई 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो F1 बराबर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। 2 दूनी 4 नीचे में है, ऊपर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा। इतना के बदले हम क्या लिख सकते हैं, पहले इतना के बदले F दिया हुआ है, तो F गुना 4 यानी 4F। तो बल कितना गुना हो जाएगा, दूरी आधा करेंगे तो बल 4 गुना हो जाएगा। तो बल पहले से F था, बाद में KF हो गया, 4F हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, थोड़ा ध्यान देना है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपको परेशान कर सकते हैं अगर छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रही तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ और दिया गया है। देखिए, जब केवल आवेश की बात किया जाए, आवेशित करने की बात किया जाए, तो आवेश में इलेक्ट्रॉन को या तो दिया जा सकता है या तो उससे इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, दोनों काम हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन निकाले तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा होता है। तो उतनी छोटी द्रव्यमान को निकालने से या उतनी छोटे द्रव्यमान को डालने से जो वस्तु है उसके द्रव्यमान पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। देयर आर नो एनी चेंज इन देयर मास। बट कहीं कहीं आप आंसर देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, जो भी हम बता दे रहे हैं वहाँ पे देगा कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, मतलब इस सेंस में कह रहा है कि बढ़ सकता है। जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो एकदम बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल है, तो उससे द्रव्यमान में कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, निकलने पर भी इलेक्ट्रॉनों को कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक आंसर का बात है तो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, ये दोनों कहीं कहीं मिलेगा। ऐसे जहाँ तक हमें लगता है इसका आंसर अचर रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म पार्टिकल है। तो बढ़ते हैं आगे। ऐसे आप आंसर कहीं कहीं देखिए, हम इसमें अभी भी विरोधाभास है, हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए अचर रहता है। चलिए, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक है आपसे पूछा गया है, तो विद्युतशीलता मैंने गया विद्युतशीलता का एसआई मात्रक आप इसे कमेंट में करके बताइए, उसके बाद इसका आंसर हम बताएंगे। आप लोग के लिए जो हमारे यहाँ क्लास किए हैं उनको पता है, आप लोग भी कहीं पढ़े होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा, नहीं तो फिर कमेंट में बोलिए, हम बताएंगे। चलिए, कूलाम बल क्या है। कूलाम बल की अगर हम बात करते हैं तो यही आपका कूलाम बल है। F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये बल आपका कूलाम बल कहलाता है। तो ये कहाँ पे है, तो ये एक ऐसा बल है, तो एक केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो, देखिए क्वेश्चन को, समरूप विद्युत क्षेत्र की बात कहा है। समरूप विद्युत क्षेत्र किधर है, पहले अक्ष बना लीजिए। चलिए ठीक है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। समरूप कहाँ पे, समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, मतलब मौजूद है। तो विभव क्या होगा, तो जब एक्स है, याद रखिएगा एक ही तरीका, एक्स में है तो उसका जो सम विभव होगा एक्स छोड़ करके तो वाई और जेड में हो जाएगा। तो वाई जेड
एक्स में कह रहा है तो वाई और जेड कौन से ऑप्शन में है, तो वाई और जेड तल की दिशा में ऑप्शन नंबर आपका सी है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, तो ESU में कहा है, तो थोड़ा सा इसके लिए हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। कहाँ गया, कहाँ पे था, भाग गया लगता है यार। तो साफ हो गया। तो ESU में पूछा गया है, इसका एक और हम क्वेश्चन इसका डाले हैं कहीं पे, थोड़ा सा सुधार करके फिर हम यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे बात कर लीजिए, यहाँ पे है एक कूलाम आवेश में कितने ESU होते हैं। ज़रा इस बात को ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो पहले लिखा हुआ है उस क्वेश्चन का हम मतलब समझाते हैं। क्या वो कह रहा है, एक कूलाम बराबर आपका जो है 3 गुना 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है। एक कूलाम में कितना, तो 3 गुना 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। तो जब ऐसा है तब थोड़ा सा देखिए, यहाँ का जो ऑप्शन है एक कूलाम में आवेश, एक कूलाम आवेश कितना, 3 गुना 10 के पावर 9 ESU, तो आपका 9 गुना 10 के पावर 9 ही नहीं है, 3 गुना 10 के पावर 9 है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 3 गुना 10 के पावर 9 होता है एक कूलाम में। यहाँ पर देखिए कहाँ गया, ये है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, एक कूलाम बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। अब आप ESU की बात करिएगा तो 1/3 गुना 10 के पावर 9 हो जाएगा। यहाँ से हटाएंगे तो किसी में, कूलाम में, 1/3 10 के पावर 9 को ऊपर करेंगे तो 10 के पावर -9 हो जाएगा। 3 में हम भाग देंगे तो 3 से 1 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3